हेलो। और हमारी इस खास गहन चर्चा में आप सभी का, हमारे सारे छात्रों और जिज्ञासु सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो सुनने में तो बहुत ही बेसिक लगता है, लेकिन सच कहूँ तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं मैटर की, यानी पदार्थ की। बिल्कुल। छोटे छोटे परमाणुओं से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड तक सब कुछ इसी से तो बना है। और आज की हमारी ये चर्चा बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है। हाँ, और मैं सभी को बता दूं कि हम गति को काफ़ी सामान्य रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। एकदम सही। अपनी शांत और एकाग्र आवाज़ में मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि आज हम कक्षा 9 और 10 के साथ-साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके स्तर की हर एक परिभाषा, हर चित्र और टेबल का बहुत ही बारीक विश्लेषण करेंगे। कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं आज की पहली हेडिंग पढ़ रही हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवधारणा। हम्म तो इसे समझने का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जिसे हम 5 इंद्रियों का नियम कह सकते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। हमारी 5 सेंसेस। बिल्कुल। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी लाइन है, इफ यू कैन फील इट, इट मैटर्स। मतलब जिस भी चीज को हम अपनी इन 5 इंद्रियों से महसूस कर सकें, वो पदार्थ है। तो इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं, एक थिंक एंड आंसर वाली एक्टिविटी करते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए हम 2 शब्दों की तुलना करते हैं। पहला है मित्रता, यानी फ्रेंडशिप, और दूसरा है गुब्बारे के अंदर भरी हुई हवा, यानी एयर। बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखिए, जो मित्रता है वो सिर्फ एक भावना है, एक एहसास है। क्या आप मित्रता को तौल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या क्या मित्रता कोई जगह घेरती है? नहीं, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। लेकिन हवा? हाँ, गुब्बारे में भरी हवा जगह घेरती है। जब आप हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है ना, और अगर आप उसे तौलेंगे तो उसमें थोड़ा वजन भी होगा। इसलिए हवा एक पदार्थ है। क्या बात है, बहुत ही क्लियर हो गया ये तो। चलिए अब दूसरी हेडिंग पर आते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की सटीक परिभाषा। तो अगर हम इसे एक लाइन में डिफाइन करें, ब्रह्मांड में उपस्थित वो सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो यानी मास हो, और जो स्थान घेरता हो यानी स्पेस लेता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। मतलब इसे एक छोटे से फॉर्मूले में याद रखा जा सकता है, मास प्लस स्पेस इज इक्वल टू मैटर। बिल्कुल सही। मास प्लस स्पेस इज इक्वल टू मैटर। इसके उदाहरण देखें तो पानी, हवा, सोना, लकड़ी की कुर्सी, ये सब पदार्थ हैं। लेकिन क्या ऐसी भी चीजें हैं जो पदार्थ नहीं है? बिल्कुल हैं। जैसे ऊर्जा यानी एनर्जी, प्रकाश, ध्वनि या हमारे विचार। थॉट्स। हाँ, ये सब पदार्थ नहीं है। ये केवल ऊर्जा के रूप हैं या फिर दिमागी प्रक्रियाएं हैं। इनमें कोई मास नहीं होता। तो सुनने वालों के लिए क्विक रीकैप और एक छोटा सा सवाल। आप जहां भी बैठे हैं, जरा सोचिए कि क्या आपके आसपास जो रोशनी है वो पदार्थ है? और इसका जवाब है नहीं। रोशनी कोई जगह नहीं घेरती और ना ही उसमें कोई द्रव्यमान होता है। परफेक्ट। तो अब अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान आखिर है क्या? देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना यानी स्ट्रक्चर, उनके संगठन यानी कंपोजिशन और उनके गुणधर्मों मतलब प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। और यहाँ मेरे पास छात्रों के लिए एक बहुत ही रोचक तथ्य है। क्या आपको पता है कि ये जो शब्द है कीमिया, जहां से केमिस्ट्री बना है, इसकी उत्पत्ति का अर्थ असल में ब्लैक कलर यानी काला रंग है। जी हाँ, मिस्र की काली मिट्टी से यह शब्द जुड़ा है। और जब हम केमिस्ट्री के इतिहास की बात कर ही रहे हैं, तो हमें उस महान व्यक्ति को भी याद करना चाहिए जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। बिल्कुल। उनका नाम है एंटोनी लवोजियर। इन्होंने ही सबसे पहले रासायनिक प्रयोगों को एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक दिशा दी थी। तो लेवोजियर के इस जिक्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग पे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। अगर हम इसे एक साइंटिफिक ट्री या पेड़ की तरह इमेजिन करें, तो पदार्थ को मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटा गया है। वो 2 आधार कौन से हैं? पहला है भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस, और दूसरा है रासायनिक आधार यानी केमिकल बेसिस। रासायनिक आधार पर हम पदार्थों को तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड और मिश्रण यानी मिक्सचर में बांटते हैं। और भौतिक आधार पर? भौतिक आधार पर हम उनकी अवस्थाएं देखते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो चलिए इस भौतिक अवस्थाओं वाले हिस्से को थोड़ा डीप में समझते हैं। मैं सुनने वालों से कहूंगी कि आप अपने दिमाग में एक तापमान का स्केल बनाइए। एक टेम्परेचर स्केल। हाँ, एकदम ठंडे से शुरू करते हुए एकदम गर्म तक, कोल्ड टू हॉट। अगर हम उस स्केल पर देखें तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ की 3 नहीं बल्कि 5 अवस्थाएं होती हैं। 5? जी। सबसे ठंडे तापमान पर होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर थोड़ा गर्म करने पर बनता है सॉलिड। और गर्मी देने पर? लिक्विड। फिर गैस। और जब तापमान एकदम चरम पर सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है तब बनती है 5वीं अवस्था प्लाज्मा। ये स्केल इमेजिन करना बहुत ही शानदार तरीका है। तो चलिए अब हम अपनी कोर 3 अवस्थाओं का गहरा अध्ययन करते हैं। मेरी हेडिंग है नंबर 1 सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इसे समझने के लिए आप एक क्यूब या घन की कल्पना कीजिए। मान लीजिए लकड़ी का एक ब्लॉक है। इसकी 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता। पहली, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरी, नगण्य संपीडिता, मतलब नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आप इसे दबाकर छोटा नहीं कर सकते। बिल्कुल, लकड़ी को हम हाथ से तो नहीं दबा सकते। तीसरी विशेषता है हाई डेंसिटी या अधिक घनत्व। और चौथी, इनके कणों के बीच बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उदाहरण के लिए लकड़ी, लोहा, कांच या पत्थर। एकदम क्लियर है। तो अब हेडिंग नंबर 2 लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। द्रव के लिए आप एक बीकर में भरे पानी को इमेजिन कीजिए। इसकी पहली बात यह है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। मतलब 1 लीटर पानी तो 8 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसे जिस बर्तन में डालेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही। दूसरी बात, इसमें ठोस की अपेक्षा कणों के बीच अधिक स्थान होता है, मोर स्पेस। और तीसरी बात, ठोस की तुलना में इनका आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। पानी, दूध या तेल इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब आते हैं हेडिंग नंबर 3 पर, गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। गैस के लिए आप एक बंद जार की कल्पना करें जिसमें कण तेजी से उड़ रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। और इसे तो दबाया भी जा सकता है ना? उच्च संपीडिता, हाई कंप्रेसिबिलिटी। आप गैस को दबा के सिलेंडर में भर सकते हैं। तीसरी बात, इनके कणों के बीच का आकर्षण बल नगण्य होता है। और चौथी, ये बहुत ही तीव्र और अनियमित गति करते हैं। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ मैं एक रीइंफोर्समेंट सवाल पूछना चाहूंगी। अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से इस अवस्था में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है। और इसका सीधा सा जवाब है गैस में, क्योंकि गैस के कण सबसे ज्यादा आजाद होते हैं और सबसे तेज भागते हैं। शानदार। अब हम एक बहुत ही जरूरी हेडिंग पर है, कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक अध्ययन। ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस टेबल को पंक्ति दर पंक्ति समझाता हूँ। जी। सबसे पहले है घनत्व या डेंसिटी। ये सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में। सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। और आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स का भी यही क्रम है। सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस। लेकिन अगर हम इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, अंतराण्विक स्थान की, वहां क्रम उल्टा हो जाता है। खाली जगह सबसे ज्यादा गैस में होती है, फिर द्रव में और ठोस में सबसे कम। विसरण यानी डिफ्यूजन, फैलने की क्षमता, वो भी गैस में सबसे ज्यादा होती है। और आखिरी है काइनेटिक एनर्जी, वो भी गैस में अधिकतम, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम होती है। इस टेबल के बाद अगली हेडिंग है चेंज ऑफ स्टेट, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। ये बहुत ही सरल लेकिन विजुअल प्रक्रिया है। मान लीजिए आपके पास बर्फ है जो सॉलिड है। हाँ। जब आप उसे ऊष्मा यानी हीट देते हैं तो उसके कण दूर दूर जाने लगते हैं और वो जल यानी लिक्विड बन जाता है। और अगर उस जल को और ज्यादा हीट दी जाए तो कण पूरी तरह आजाद हो जाते हैं और वो वाष्प यानी गैस बन जाता है। तो ये सब सिर्फ कणों के बीच की दूरी और ऊर्जा का खेल है। बहुत खूब। अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा रोमांचक है। हमारी अगली हेडिंग है द एक्सट्रीम स्टेट्स और इसमें नंबर 4 है प्लाज्मा स्टेट। मैं इसकी परिभाषा पर जोर देना चाहूंगा। प्लाज्मा असल में एक आयोनाइज्ड गैस है, आयनीकृत गैस। इसका भी कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। तो ये हमें देखने को कहाँ मिलती है? ये सूर्य और तारों में पाई जाती है और इसका कारण है वेरी हाई टेम्परेचर, अत्यधिक उच्च तापमान। इतनी गर्मी में गैस के परमाणु टूट जाते हैं और उनमें धन और ऋण आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। ये तो ब्रह्मांड की सबसे गर्म हिस्से की बात हो गई। अब हेडिंग नंबर 5
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी। इसका इतिहास बहुत ही गर्व करने वाला है। 1920 में हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और महान अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर इसकी भविष्यवाणी की थी। और इसे बनाने की शर्त क्या है? शर्त बहुत ही चरम है। सुपर कूल्ड गैस एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी किसी गैस को परम शून्य तापमान तक ठंडा करना। वो 0 केल्विन होता है ना? जी, 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस भयंकर ठंड में कणों की मुक्त ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती है। पार्टिकल्स लूज फ्री एनर्जी। ये वाकई अद्भुत है। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं। हेडिंग है फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंज, भौतिक बनाम रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जो फिजिकल चेंज है वो अस्थायी यानी टेम्परेरी होता है और उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है। मतलब पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन, वो स्थायी और अनुत्क्रमणीय होता है, परमानेंट और इरिवर्सिबल। इसमें हमेशा एक नया पदार्थ, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। कुछ उदाहरणों से इसका विश्लेषण करते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन में बर्फ का बनना, कागज का फटना या पानी में रेत का घुलना। हाँ, क्योंकि आप बर्फ को पिघला सकते हैं और रेत को पानी से वापस अलग कर सकते हैं, कोई नई चीज नहीं बनी। और रासायनिक परिवर्तन में दूध का खट्टा होकर दही बनना, लोहे पर जंग लगना या हमारे शरीर में खाने का पचना यानी डाइजेशन। सही कहा, क्योंकि जो दही बन गया उसे आप वापस दूध नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही डीप और क्लासिक उदाहरण उठाना चाहूंगी, मोमबत्ती का जलना। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जब मोमबत्ती जलती है तो जो मोम पिघल रहा है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वो एक फिजिकल चेंज है। क्योंकि पिघला हुआ मोम वापस ठोस बन जाता है। एकदम सही। लेकिन जो मोमबत्ती की बत्ती जल रही है, बर्निंग ऑफ कैंडल थ्रेड, और जो धुआं निकल रहा है, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि वो जलकर राख और गैस बन चुका है। तो मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब समय आ गया है हमारे श्रोताओं के फेवरेट सेक्शन का PYQ एंड एग्जाम चैलेंज। यहाँ हम एक रैपिड फायर क्विज करेंगे। मैं सवाल पूछूंगी और आप तुरंत कारण के साथ उत्तर देंगे। तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ, पूछिए। पहला सवाल, वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? 5। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। विसरण यानी डिफ्यूजन अत्यधिक तीव्रता से किस में होता है? गैसों में, क्योंकि उनके कणों के बीच जगह बहुत ज्यादा होती है और वो तेज गति करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लवोजियर। किसका निश्चित आकार एवं आयतन होता है? ठोस का यानी सॉलिड का। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन है डाइजेशन, दूध से दही बनना, पानी से वाष्प बनना या लोहे पर जंग लगना। पानी से वाष्प बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वाटर टू वेपर ये सिर्फ अवस्था का परिवर्तन है, इसलिए ये भौतिक यानी फिजिकल चेंज है। तारों में प्लाज्मा का कारण क्या है? अत्यधिक उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। और आखिरी सवाल, लोहे पर जंग लगना क्या है? ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड नाम का एक नया पदार्थ बनता है। ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया रैपिड फायर था ये। शुक्रिया। तो अब इस चर्चा के अंत में मैं एक फाइनल कंप्लीट रिवीजन करना चाहूंगा। एक नजर में सब कुछ समेटते हैं। जी प्लीज। मैटर का मतलब है मास प्लस स्पेस। इसकी 5 अवस्थाएं हैं: क्यूब यानी सॉलिड, ड्रॉप यानी लिक्विड, क्लाउड यानी गैस, सन यानी प्लाज्मा और स्पाइक यानी बीईसी। और हमने 2 प्रकार के परिवर्तन देखे, फिजिकल जो रिवर्सिबल है और केमिकल जो इरिवर्सिबल है। इस शानदार रिवीजन के बाद मैं इस चर्चा का अंत एक बहुत ही प्रेरक विचार के साथ करना चाहूंगी। एंटनी लवोजियर ने एक बार कहा था, इन नेचर नथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज क्रिएटेड, एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड। यानी प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी नया नहीं बनता, सब कुछ केवल रूपांतरित होता है। कितनी गहरी बात है ये। और ये बात सुनने वालों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिस कुर्सी पर आप इस वक्त बैठे हैं या जो पानी आप पी रहे हैं, यहाँ तक कि आपका अपना शरीर, वो असल में परमाणुओं का एक ऐसा ढांचा है जो ब्रह्मांड की शुरुआत से ही यहाँ मौजूद है। वो बस अपना रूप बदल रहा है। हम सब उसी प्राचीन ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।
ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। तो इसी शांत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम आज की इस डीप डाइव, इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को उनकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। खूब पढ़िए और आगे बढ़िए।